जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। क्या 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है? सितंबर में होने वाली 8वें वेतन आयोग की बैठकों से क्या केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदों को नई दिशा मिल सकती है? और पंजाब में होने वाली ये बैठकें अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? आज के इस वीडियो में इन सवालों के जवाब हो या वो सवाल जो हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं, इन सारे ही सवालों के जवाब देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहला कमेंट्स देख लेते हैं जो हमारे डिपेंडेंट ने किया है। ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मेरे पिताजी ने आर्मी में 14 ईयर्स 3 मंथ और 18 डेज सर्विस किया था और फिर उनको किसी कारणवश जो है निकाल दिया गया था और फिर उनकी डेथ हो गई है। अभी क्या मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिल सकती है? एएफटी से प्लीज बताइए। यानी कि इन्होंने कोर्ट केस को लेकर जानकारी मांगी है कि 15 साल कंप्लीट नहीं है तो एएफटी में जाकर क्या केस करने से पेंशन शुरू हो सकती है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि क्योंकि आर्मी में पेंशन के लिए 15 साल जरूरी होते हैं, तो आपके पिताजी ने 15 साल पूरे नहीं किए हैं, उसके पहले ही जो है उनको आर्मी से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर आर्मी से निकालने की वजह क्या है? क्या जो वो आर्मी पर्सन है उनकी अपनी गलती की वजह से निकाला है या क्या वजह है? जब तक ये जानकारी हमें नहीं होगी हम सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे कॉल करिए। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे कॉल करिए, हम वजह डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको गाइड करूंगी। अब ये बात है केस करना है या नहीं करना है इसके बारे में, ये एक अलग बात हो जाती है कि पेंशन मिलेगी या नहीं। अब हम बात करते हैं पेन्यूरी ग्रांट के बारे में। देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जहां आर्मी पर्सन ने 10 साल या 15 साल कंप्लीट नहीं 10 साल से पहले ही रिटायरमेंट ले ली है या घर पर वापस आ गए हैं, 15 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ऐसे केस में जहां उनकी जो फैमिली है, यानी वो आर्मी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है उसके बाद उनकी फैमिली है, उनकी कोई नियमित आय नहीं है, उनका कोई लड़का नहीं है जो उनको कमा कर खिला सके, अगर लड़कियां हैं तो वो तो शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं, तो ऐसे में पेन्यूरी ग्रांट भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप मुझे प्लीज कॉल करिए ताकि इस विषय पर हम विस्तार से बात कर सके और मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग मैम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो कब मिलेगा? तो देखिए 2024-25 का ये पैसा जो है बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है और 25-26 का तो अभी बात ही छोड़ दीजिए आप। अगर आप 2024-25 के लिए क्लेम आपने किया है और वो पैसों के लिए आप जानकारी मांग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केएसबी की साइट पर जाकर आपने जो क्लेम किया है उसका करंट सिचुएशन देखनी है कि स्टेटस क्या है। कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है। अगर क्वेरी आई है तो उसको सॉल्व करिए। और अगर आप एक बार ये काम भी कर सकते हैं कि केएसबी की साइट पर जाकर एक ग्रीवेंस दे सकते हैं कि हमें अभी तक ये पैसा क्यों नहीं मिला है। आपको केएसबी की तरफ से जो है तुरंत रिप्लाई जरूर से मिलेगा। अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा तब सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 24 साल करके पेंशन आया हूँ 2021 में, मेरा एसीपी नायब सूबेदार का पेंशन जो है नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या करें? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं विस्तार से, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंशनर्स के ये सवाल ऐसे ही सवाल आते हैं, तो उनको भी इस जवाब के माध्यम से मदद मिलेगी। देखिए आपने लिखा है कि 24 साल सर्विस करके आए हैं और 2021 में आए हैं, ठीक है, 24 साल सर्विस कंप्लीट है, कोई डिसेबिलिटी के पेंशन नहीं आ रहा है, कोई सीरियस पनिशमेंट वगैरह नहीं है, तो आपको बिल्कुल नायब सूबेदार की एमएससीपी मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पर एक बात यह है कि सबसे पहले चेक करिए, पीपीओ में चेक करिए कि पे लेवल कितना दिखा रहा है और क्या सच में नायब सूबेदार की एमएससीपी मिली है और उसके हिसाब से पेंशन नहीं आ रही है। ये सारी अलग अलग बातें हैं। कुछ केस मैंने ऐसे भी इस चैनल के माध्यम से शेयर किए हैं जहां पर वो पेंशनर्स 2023 में रिटायर होकर आए थे, रिटायरमेंट के टाइम पर उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी मिली थी। जो रिटायरमेंट का पीपीओ है वो उसमें सही तरीके से सब मेंशन है। नायब सूबेदार का पार्ट 2 ऑर्डर भी रिटायरमेंट के टाइम पर हुआ था, उसी के हिसाब से रिकॉर्ड ने उनका पीपीओ बनाया था।
लेकिन जब स्पर्श से उनका पेंशन चालू हुआ, स्पर्श का पीपीओ देखा और रिटायरमेंट का पीपीओ देखा, उसमें डिफरेंस था। जो स्पर्श का पीपीओ था उसमें जब चेक किया तो उनको हवलदार रैंक के हिसाब से ही पेंशन मिल रही थी। तो यहाँ पर ये क्या गड़बड़ी है वो जब हम चेक करेंगे तभी ही शेयर कर पाएंगे। तो आप प्लीज व्हाट्सएप के माध्यम से पीपीओ वगैरह शेयर करिए और एक बार कॉल करके बात करिए ताकि इसके बारे में हम गाइड कर पाए। बाकी अगर नायब सूबेदार की एमएससीपी नहीं मिली है तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करने से बेहद ही जल्दी इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि महोदया, मुझे सितंबर 2000 में पेंशन मिलनी शुरू हुई थी, क्या मुझे एसीपी जो है वो लागू है या नहीं? तो देखिए, साल 2003 से पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं उनको एसीपी या एमएससीपी दोनों ही लागू नहीं है। बाकी जो आपकी पेंशन आ रही है, अगर ओआरओपी के तहत आपकी पेंशन में रिवीजन हुआ है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी 1996 में और ये रिटायर होकर आए हैं 2015 में। 19 साल 2 दिन की सर्विस है। अभी बेसिक आ रही है 21,254 रुपए और टोटल पेंशन भी इन्होंने लिखी है, इसमें कम्यूटेशन वगैरह कट के इतनी पेंशन आ रही है शायद। हवलदार इनका रैंक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ओआरओपी नहीं मिला है क्योंकि पीएमआर रिटायरमेंट आए हैं, तो बेसिक सही है नहीं, इसको लेकर इन्होंने जानकारी मांगी है। देखिए, जिनको ओआरओपी लागू है और उनकी पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही, चाहे वो सर्विस पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, तो उनकी बेसिक चेक करने के लिए तो हमारे पास टेबल्स हैं। ओआरओपी 2 की है, ओआरओपी 3 की है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि 2015 में आप रिटायर होकर आए हैं, पीएमआर आए हैं, आपको ओआरओपी लागू नहीं हुई है, तो आपकी बेसिक चेक करने के लिए हमें पीपीओ चेक करना पड़ेगा। आपके रिटायरमेंट टाइम का हो या स्पर्श से जो आपका पहला पीपीओ इशू हुआ था वो हो। तो प्लीज आप कॉल करिए और पीपीओ शेयर करिए ताकि हम इसके बारे में जो है आपको गाइड कर पाए। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में। देखिए, 8वें वेतन आयोग ने सितंबर 2026 में चंडीगढ़ दौरे का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब ये दौरा आयोग की परामर्श प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर से सीधे सुझाव प्राप्त करना। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने शेयर किया था कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी, उन कमेटी ने भी छोटी छोटी सब कमेटियां बनाई है जिसकी जानकारी हमें मिली थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे थे कि अब ये जो कमेटी है वो एक छोटी छोटी कमेटियां बनाएगी जो राज्यों का दौरा करेगी, हितधारकों का दौरा करेगी, राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स की एसोसिएशंस का दौरा करेगी, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जैसे केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है, उसके बाद दूसरे राज्य जो है वो भी केंद्र के स्तर पर ही वेतन आयोग लागू करेंगे अपने कर्मचारी पेंशनर्स के लिए। तो इसीलिए ऐसे जो राज्यों के दौरे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी मन में, यानी राज्यों के जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनकी क्या मांगे हैं ये भी सुनना वेतन आयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब बैठकों की तारीखें देखिए, ये चंडीगढ़ दौरा है 16 सितंबर 2026 को, 17 सितंबर 2026 और 18 सितंबर 2026, यानी 16 से लेकर 18 तक ये बैठकें हैं। कुल 3 दिनों तक लगातार बैठकें हैं। इन बैठकों में विभिन्न प्रतिनिधि आयोग के सामने अपनी मांगे प्रमुखता से रख सकेंगे। तो ये तो बात है पंजाब की। हालांकि अगस्त महीने में कहाँ कहाँ बैठक होने वाली है उसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। जो भी पेंशनर्स या कर्मचारी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको याद है कि अगस्त में कहाँ कहाँ बैठक होने वाली है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। अब देखिए, किन क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया है इसकी अगर बात करें तो इन बैठकों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इनको जो है आमंत्रित किया गया है। इन राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स और उनके संगठन सीधे इसमें भाग जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी राज्य के कर्मचारी या पेंशनर्स के एसोसिएशंस या कर्मचारी पेंशनर्स जो है इनमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब बैठकों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? जैसे कि मैंने कहा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी खुद आवेदन दे सकता है, यूनियंस जो है, केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कर्मचारी संगठन और संबंधित संस्थान जो है इन बैठकों में भाग ले सकते हैं, अपने सुझाव जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने रख सकते हैं। अब इसके लिए आवश्यक कार्रवाई क्या है? आवेदन की अंतिम तिथि भी देखते चलिएगा। सबसे पहले आवेदन के साथ पहले जमा किए गए मेमोरेंडम का यूनिक मेमो आईडी आपको देना अनिवार्य है। अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2026, यानी 25 अगस्त 2026 से पहले पहले अगर आप वेतन आयोग की कमेटी से सीधे सीधा बात करना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो आपको आवेदन दे देना पड़ेगा। अब इन बैठकों का महत्व क्या है?
8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें देखिए, वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते और सेवा शर्तें इन्हीं को लेकर होगी। तो परामर्श और सुझाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बैठकों में मिले सुझाव ही भविष्य की नीतियों और अंतिम सिफारिशों का आधार बनेंगे, और इन सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र के जो केंद्र है वो अप्रूवल देगा, और इसके बाद 8वें वेतन आयोग जो है उसको लागू किया जाएगा। अब देखिए, अखिल भारतीय चरणबद्ध ब्यौरा देखते चलिए। दिल्ली, पुडुचेरी, चेन्नई और चंडीगढ़ कुछ इस तरीके से जो है सितंबर या अगस्त में हम मीटिंग्स का ब्यौरा देख सकते हैं। आयोग पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से सुझाव जुटा रहा है, यानी हर एक कर्मचारी पेंशनर्स के मन में क्या है ये जानना वेतन आयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वर्तमान स्थिति की बात करें तो केवल सुझाव और ज्ञापन एकत्र किए जा रहे हैं। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से बैठकें चल रही है, और अभी निर्णय किसी फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम वेतन को लेकर जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि सिफारिशें ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में वेतन आयोग की कमेटी जो है इस पर काम कर रही है। अब आज के मुख्य बिंदु क्या है, यानी आज के जो हमने वीडियो में बात की उसके कुछ पॉइंट्स देखते चलिए। 8वें वेतन आयोग का चंडीगढ़ दौरा 16, 17 और 18 सितंबर 2026 को है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं। कर्मचारी पेंशनर्स यूनियन है और एसोसिएशन शामिल हो सकते हैं। 25 अगस्त 2026 तक आवेदन यूनिक मेमो आईडी के साथ आपको सौंपना होगा, और यही सुझाव वेतन, पेंशन और भत्तों की अंतिम सिफारिशों का आधार बनेगा। यानी अगर हम ये कहें कि सिर्फ कमेंट्स के माध्यम से टिप्पणी करना या सुझाव देना या फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा लगाना काफी नहीं है। जब जब वेतन आयोग की कमेटी या उसकी टीम जो है आपके राज्यों में आ रही है, तो उनसे मिलने की कोशिश करिए, अपने सुझाव उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स या राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स इस 8वें वेतन आयोग की कमेटी से क्या उम्मीद लगाए रखे हैं, या क्या कुछ बड़े बदलाव चाहिए, या फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा कितना मजबूत चाहिए। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।